नीट के लिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग के प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए, AIQ और स्टेट कोटा क्या होता है, अपनी चॉइस फिलिंग करते टाइम जो है वो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कहलाया जाता है। बहुत पेचीदा होता जा रहा है दिन पे दिन, बट यस यही एक मात्र तरीका है जिसके थ्रू आप कोई भी मेडिकल सीट पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में पा सकते हैं। मैं अगर आपको सेंट्रलाइज और स्टेट काउंसलिंग दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर सेंट्रल काउंसलिंग की बात करते हैं तो सेंट्रल काउंसलिंग का जो जिम्मा है वो देना है मेडिकल कॉलेज एडमिशन्स देना गवर्नमेंट कॉलेजेस का, सारे के सारे जो भी इंडिया में मौजूद हैं, प्लस जितने भी डीम्ड कॉलेज मौजूद हैं इंडिया में, सारे स्टेट्स के डीम्ड कॉलेजेस की भी जिम्मेदारी MCC के पास है। कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सभी लोग अप्लाई करते हैं? जनरल कैटेगरी लिए उतने परसेंटेज आपको मिनिमम चाहिए तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी है, अगर आपके पास उतने मार्क्स हैं तब आप वहाँ पे क्वालिफाई कहलाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन भी आपको पता करनी होनी होती है। सेंट्रल काउंसलिंग जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। दूसरा आपके पास स्टेट काउंसलिंग का विकल्प है जिसके अंदर जहाँ के आप डोमिसाइल हैं, जहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीटें प्लस उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस भी आप दे सकते हैं। तो डीम्ड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस का भी कंसेप्ट अलग है मैम। अच्छा, डीम्ड कॉलेजेस को आप प्राइवेट नहीं कह सकते, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी फीसें अलग हैं, वो अपने आप क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं, वहीं पे चेक होते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर्स 360 और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह राजपूत। आज का दिन बहुत खास है, वो इसलिए क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है नीट के लिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो है वो भी हो गया है, रिज़ल्ट भी आ गया है और सबको जो रैंक है वो भी अपनी पता चल गई है। अब जो रिज़ल्ट के बाद का जो प्रोसेस है, यानी कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अब शुरू होने वाला है। कब से वो शुरू हो रहा है, काउंसलिंग के प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए, AIQ और स्टेट कोटा क्या होता है, और अपनी चॉइस फिलिंग करते टाइम जो है वो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब सवालों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक आर्या, जो कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चंस के बारे में सारे आंसर्स जानेंगे उनसे और जानेंगे कि किन किन तरीक़ों से किन किन तरीक़ों को अपनाकर आप जो है वो गलतियों से बच सकते हैं, ये प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस की जो ऑफिशियल चीज़ें क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है, सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम अपने एक्सपर्ट का। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, जैसे कि अभी जो नीट का रिज़ल्ट भी आया है हाल फिलहाल में, और जो है वो नंबर्स आउट हो गए हैं, जो इतने दिनों से जो नीट वाले बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे रिज़ल्ट के लिए, वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। अब जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू कब से होने वाला है, और एक बच्चे के लिए जो है वो नीट काउंसलिंग वो ज़रूरी क्यों है? सही मैम, सवाल आपका बिल्कुल सही है कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी एक मेडिकल नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट को, जिसने भी नीट का एग्ज़ाम दिया, जो क्वालिफाई किए हैं, वो अपनी मेडिकल कॉलेजेस में सीट पाते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम दिया गया है काउंसलिंग प्रोसेस। सो जिस भी बच्चे को अपनी मेडिकल सीट्स चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स चाहिए, उसको इस प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो इसलिए प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कहलाया जाता है। बहुत पेचीदा होता जा रहा है दिन पे दिन, बट यस यही एक मात्र तरीका है जिसके थ्रू आप कोई भी मेडिकल सीट पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में पा सकते हैं। क्या यही एक प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये सब काउंसलिंग भी अलग अलग तरीके की बनाई हुई है। सेंट्रलाइज्ड लेवल काउंसलिंग होती है, स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, बट यही प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो। हाँ, इस बारे में हम बात करेंगे कि इसके जो प्रक्रिया के जो प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स हैं, वो क्या क्या हैं। 2025 की जिस ईयर में अभी हम हैं, तो अभी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाली है, डेट्स वगैरह क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में एक बार हम बात करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल होता है कि हम कोई डेट मिस ना करें, क्योंकि सब चीज़ें इस पर ही डिपेंड करती हैं। एक ये लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशंस, फिर आपकी चॉइस फिलिंग आती हैं, फिर उसके इनरोलमेंट्स आते हैं, फिर आपको
उन कॉलेजों के लिए प्रस्थान करना पड़ता है जहाँ आपके अलॉटमेंट मिलती है। ओके डेट्स की अगर हम बात करें तो डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं, ओके बट जैसे कि रिजल्ट लास्ट सैटरडे आ चुका है, तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट और एमसीसी भी इस पे काम कर रही है। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताऊं तो तमिलनाडु ने अपनी रजिस्ट्रेशंस ओपन करी हैं स्टेट काउंसलिंग के लिए। ओके केरला जिन्होंने पहले ओपन करी थी उन्होंने कुछ पीरियड के लिए अभी वापस ओपन की हुई हैं, और इसी प्रकार से अभी जो दूसरे स्टेट्स हैं धीरे धीरे वो भी ओपन करेंगे। बट एज पर जो हम पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं, एमसीसी काउंसलिंग जिसको ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कहा जाता है, सेंट्रलाइज लेवल जो काउंसलिंग होती है, वो प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होती है। ओके तो जब चॉइस फिलिंग की बातें आएंगी या फिर जब राउंड्स की बातें आएंगी तो एमसीसी एकमात्र ऐसा तरीका होगा जो सबसे पहले शुरू होगा। क्योंकि वो सीट जितनी भी देगा आपको पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट और डीम्ड की देता है, तो बच्चों को चूज़ करने का विकल्प पहले मिल जाता है। फिर वो अपनी धीरे धीरे स्टेट काउंसलिंग में जिसमें उनको पसंद है वहाँ पे वो अपनी रजिस्ट्रेशंस करते हैं। लेकिन यस, ये बात है कि पहले एमसीसी और उसके साथ साथ स्टेट काउंसलिंग भी पैरेलली चलती हैं। जी अभिषेक जी, आपने बताया कि जैसे अभी डेट जो है वो ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है, जी हाँ। तो एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं वो कौन से मंथ में एक्सपेक्ट करी जा रही हैं? मैम रिज़ल्ट आने के 10-15 दिन के आसपास शुरू होने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस पे फिर मैं आपको कहूँगा मैम, इसके लिए हमें ऑफिशियल शेड्यूल्स पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक टेंटेटिव डेट की बात करते हैं तो मे बी बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या मिड जुलाई के आसपास ये शुरू हो सकता है मैम। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो अभिषेक जी ने भी बोली है कि भाई आप जो है वो रेगुलर जो भी ऑफिशियल वेबसाइट हैं उनको ट्रैक करते रहिए, क्योंकि जो इन्होंने डेट बताई है वो टेंटेटिव है, वो फाइनल डेट नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव उस चीज़ को लेके होना होगा। तो जैसे आपने बोला अभिषेक जी कि कुछ प्रोसेस होते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन आता है, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो फीस वगैरह है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ फीस वगैरह भी कुछ लगती होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो प्रोसेस क्या है, और फिर उसके बाद में चॉइस फिलिंग कब आती है, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, अगर मैं इसको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके में बताऊं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के तरीके के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अपने आप को रजिस्टर करवाना। ओके चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टेट काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं तो वो स्टेट या काउंसलिंग के लिए, स्टेट काउंसलिंग या सेंट्रल काउंसलिंग के लिए आप मान्य हो गए हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं। बैठने का मतलब वहाँ पे राउंड्स में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे अपने आप को। रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज देखना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग होती है। अगर आप उसके अंदर प्राइवेट कॉलेज भी देखना चाहते हैं अपनी रैंक के हिसाब से तो उसकी एक फ़ीस रजिस्ट्रेशन और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो आपको वापस कर दिया जाता है। अच्छा, ये सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, ये जो आपने जैसे बोला है कि गवर्नमेंट के लिए अलग होती है फीस और उसके लिए अलग होती है और सिक्योरिटी चार्जेस भी लगते हैं, वो अगर हम पिछले ईयर्स का देखें तो कितने लमसम जो है वो फीस वगैरह होती है? ठीक है, तो मैम अगर आपको सेंट्रलाइज्ड और स्टेट काउंसलिंग दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर सेंट्रल काउंसलिंग की बात करते हैं तो सेंट्रल काउंसलिंग का जो जिम्मा है वो देना है मेडिकल कॉलेज एडमिशन्स देना, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, सारे के सारे जो भी इंडिया में मौजूद हैं, प्लस जितने भी डीम्ड कॉलेज मौजूद हैं इंडिया में, सारे स्टेट्स के डीम्ड कॉलेजेस की भी जिम्मेदारी एमसीसी के पास है। तो अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो कम है। अगर पिछले सालों के हिसाब से बताऊं तो वो कैटेगरी वाइज भी आ जाती है मैम। एक जनरल कैटेगरी की जो फीस होती है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपये और उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये होता है। वहीं अगर हम रिजर्वेशंस की बात करें तो ST, SC, OBC, PWD, EWS, इनकी जो आपकी फ़ीस लगती है वो 500 और 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। बट जो इसमें कैच है वो ये है कि अगर आप डीम्ड को भी चूज़ करते हैं तो डीम्ड के लिए चेंज हो जाती है 5000 सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस और 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सिक्योरिटी मांगी जाती है सरकार के द्वारा। अच्छा। कि उनकी सीट कोई वेस्ट ना करे या इस काउंसलिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं थामने के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। तो अगर बच्चा सिक्योरिटी नहीं देता तो ये एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा मैम। ये चलता चला जाएगा, सीट लेंगे लोग छोड़ेंगे, सीट लेंगे छोड़ेंगे। जहाँ सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो बच्चा कंसर्न होता है कि वो उसको ना खो दे। अच्छा, और क्या मतलब अगर कोई सीट मान लो ले लेता है तो क्या ये सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो बाद में फिर मिलता है बच्चे को? जी हाँ, जो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, जैसे मैंने 1000 और 5000 की बात करी। और जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से फोरफीट भी हो सकता है और वो आपको वापस भी मिलता है। वापस किन स्थिति में मिलेगा? अगर आपको कोई सीट मिल गई है, उस पर आपकी रजामंदी और आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कुछ महीनों बाद जब पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद वो आपके उसी अकाउंट में वापस की जाती है। अच्छा। और अगर आप सीट छोड़ते हैं
अगर मैं राउंड्स के हिसाब से बताऊं तो राउंड 1 में सिर्फ एक ऑप्शन रहता है फ्री एग्जिट का। अगर आप पहले राउंड में जो सीट आपको मिली आपको पसंद नहीं आ रही, आप छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में वो वापस आ जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि फिर आप आगे ना बढ़ें, आप सेकंड और थर्ड में ना जाएं। उस काउंसलिंग को अगर आप छोड़ते हैं फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, तो वापस आ जाएगी। तो सिंपल अगर मैं इसको करता हूं तो अगर आप कॉलेज में सीट ले चुके हैं, पढ़ना शुरू करेंगे तो वापस आ जाएगी, या आपको आज तक कोई कॉलेज ही नहीं मिले पूरी काउंसलिंग में तो भी ये वापस आ जाती है। जी, आप जो भी दर्शक भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि जो कितने बारीक बारीक सवाल हैं, कितने जो है वो कितने टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, कितने आंसर्स निकल के आ रहे हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जो हैं जो शायद आपको पता हो और शायद आपको नहीं भी पता हो। तो ये वीडियो जो है वो पूरी गाइडेंस होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में आपको जो पूरा जो काउंसलिंग का निचोड़ है वो मिलने जा रहा है आपको। तो जो लास्ट तक ये वीडियो है उसको लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा काउंसलिंग का जो है वो जिस्ट है वो मिल जाएगा। अच्छा, काउंसलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? मतलब कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या सभी लोग अप्लाई करते हैं, या कैसे इसका मतलब ये कैसा है, योग्यता जो मानदंड है इसका वो क्या है? मैम, योग्यता की अगर हम बात करते हैं, जो भी बच्चे अपने मेडिकल PCM B या PCB लेके जो 12th का पास किए होते हैं, वो नीट के एग्ज़ाम में जो बैठते हैं और वहाँ पे भी क्वालिफाई करते हैं, एक मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल या आपको मार्क्स दिए जाते हैं, कैटेगरी वाइज होते हैं मैम। जनरल कैटेगरी लिए उतने परसेंटेज आपको मिनिमम चाहिए तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी है, अगर आपके पास उतने मार्क्स हैं, तब आप वहाँ पे क्वालिफाई कहलाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन भी आपको पता करनी होनी होती है, क्योंकि अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, जैसे इस साल क्या हुआ, पेपर का लेवल हार्ड था, कुछ बच्चे उसको पूरा नहीं कर पाए, अच्छा, तो वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं मैम। अच्छा, तो इस साल का जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स 144 के आसपास है। तो जो इसके नंबर 144 से नीचे हैं वो इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता इस साल। और ये नंबर जो है वो लगभग कितना होता है, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं? मैम, इसका पूरा डेटा होता है, 20 लाख बच्चे जैसे बैठे हैं, तो 20 लाख के अंदर से कुछ ही बच्चे हैं जो 12 लाख के आसपास, अगर मेरे पास अगर करेक्ट नंबर्स नहीं है, बट यस स्टिल 12 लाख के आसपास बच्चे जो क्वालिफाई करे हैं। अब उनके रैंक के हिसाब से वो अपनी काउंसलिंग में बैठ के प्राइवेट, डीम्ड या गवर्नमेंट सीट पाएंगे। ओके, और जैसे जो जो काउंसलिंग का अगर मान लो कि जैसे डेट अनाउंस होती है, तो बच्चों को अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए काउंसलिंग के लिए? राइट, सो मैम, अभी जो मेन हमारे लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक की जो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमारा पहला स्टेप यहीं से शुरू हो जाता है कि हमारी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। उसके लिए सबसे पहला आप क्या है, सेंट्रल काउंसलिंग, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर आपका स्कोर कुछ इस प्रकार का है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो आप अपनी MCC काउंसलिंग, क्योंकि आपके पास पूरे देश के गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं। दूसरा आपके पास स्टेट काउंसलिंग का विकल्प है, जिसके अंदर जहाँ के आप डोमिसाइल हैं, जहाँ का आपका पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीटें प्लस उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस भी आप दे सकते हैं। अच्छा, तो ये विकल्पों के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, स्टेट या MCC। तो उसमें कहीं ना कहीं देखूंगा ये चीज़ थोड़ी सी मैम, जैसे दिन पे दिन ये थोड़ी सी और डीप जा रही है, चीज़ें और गहराई में जा रही हैं, तो कंफ्यूज होते हैं लोग कि क्या मुझे MCC में जाना चाहिए, क्या मुझे डीम्ड लेना चाहिए, या मुझे प्राइवेट या उसकी तरफ जाना चाहिए। तो डीम्ड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस का भी कंसेप्ट अलग है मैम। अच्छा, डीम्ड कॉलेजेस को आप प्राइवेट नहीं कह सकते, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी फीसें अलग हैं, वो अपने आप क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं, वहीं पे चेक होते हैं, बट हाँ वो NMC से रिकग्नाइज्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकग्नाइज्ड है, तो आपको एक मान्य डिग्री मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक काबिल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। सभी की सभी डीम्ड अच्छे नहीं, सभी के सभी प्राइवेट अच्छे नहीं, ये एक ऐसी सिचुएशन है या फिर ऐसा स्टेटमेंट है जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट येस ये दोनों कंसेप्ट अलग होते हैं। प्राइवेट कॉलेज अगर आप पाना चाहते हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे। अगर आप डीम्ड कॉलेज पाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं 2-3 नाम लेता हूं आपके सामने, DY पाटिल, कलिंगा इंस्टीट्यूट है, अपने पास अमृता है, और अपने पास दिल्ली की बात करें तो हमदर्द है, तो ये होते हैं डीम्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी सेंट्रल काउंसलिंग उठाता है, सारी की सारी 100% सीटों का। लेकिन प्राइवेट कॉलेज अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसको स्टेट काउंसलिंग में रजिस्टर करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितना मैं समझ पाई हूँ, कि जो भी जो डीम्ड होंगे वो MCC के अंडर आएंगे। हाँ जी, उसकी कंप्लीट सीटें आपको MCC देगा। सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी इंडिया में मौजूद हैं उसकी 15% सीटें वो आपको MCC देगा। अगर मैं स्टेट काउंसलिंग की बात करता हूँ, अगर एक एग्जांपल उठाता हूँ मैम,
तो अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए KGUMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, तो उसकी 15 सीटों पे कोई भी बच्चा आ सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाके, बट जो रिमेनिंग 85% सीट बच गई उस पे सिर्फ यूपी का डोमिसाइल बच्चे का हक है। अच्छा, सिर्फ वहीं के बच्चे आते हैं। ओके ओके। लेकिन यूपी के प्राइवेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यूपी स्टेट काउंसलिंग में रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके ओके। प्राइवेट कॉलेज MCC से नहीं मिलते, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजों के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग में जाना पड़ता है। अब इसके अंदर भी एक चीज़ ऐड करते हुए आपको बताता हूँ मैम, सभी बच्चे सभी स्टेट के बारे में सोचने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि वो स्टेट ओपन है या क्लोज है। ये क्या मतलब हुआ? ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट की थ्योरी क्या कहती है मैम? ओपन स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी बच्चा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में उस स्टेट के एडमिशन ले सकता है। अगर एग्जांपल उठाता हूँ मैम, आप हरियाणा से हैं, अगर आप चाहती हैं यूपी का एक प्राइवेट कॉलेज तो आप जा सकती हैं। अच्छा। बट आप हरियाणा का डोमिसाइल कैरी करते हुए आप सोचें गुजरात में मैं एक प्राइवेट कॉलेज में चले जाऊँ तो आप नहीं जा पाएंगे। ओके। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पे उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल जैसे स्टेट कंप्लीट क्लोज हैं, वो नॉन डोमिसाइल वाले बच्चों को अपने प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो भी हमें सोचना है, उन चीज़ों से बचना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। उसमें अपना हम टाइम और दूसरा पैसा दोनों सेव करते हैं। तो एक अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं, दिखती सिंपल हैं, लेकिन जैसे आप इसके अंदर जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। ओके। आप देख रहे हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो पता चल रही है हम लोग को, तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो के लिए। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट से पहले सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट एक बारी मैं चाहती हूँ कि एक बारी आप फिर से एक बारी बता दें इनको, जो दर्शक देख रहे हैं, कि वो कौन कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जिनको चेक कर सकते हैं। मैम ऑफिशियल वेबसाइट हर स्टेट काउंसलिंग के लिए अपनी स्टेट की खुद की एक वेबसाइट होती है। तो वो जिन भी स्टेटों में मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं उनकी वो अलग से वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा। वहाँ पे उनके नोटिफिकेशन कॉर्नर्स में, उनके गवर्नमेंट ऑर्डर्स के कॉर्नर्स में आप जाके उनकी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। प्लस जो मेन काउंसलिंग जिसको कहलाते हैं, जिसको हर बच्चे में जाना होता है, जिसको बोलते हैं मेडिकल काउंसिल कमेटी जो कराती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसको हम शॉर्ट में MCC काउंसलिंग भी बोल देते हैं, उसके लिए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in है। ओके ओके। तो उसके ऊपर आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करेंगे, उसी के ऊपर आपकी चॉइस फिलिंग की जाती है, उसी में आपका रिजल्ट मिलता है, वहीं अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाता है। अब आप मैम कागज़ों की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे थे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात जब आती है, कुछ स्टेट काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस के दौरान ही मांग लिए जाते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। उसकी एक पूरी लिस्ट आती है। ओके। हर स्टेट काउंसलिंग वाला अपना एक ब्रोशर देता है जिसके अंदर वो अपने स्टेट के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताता है कि एलिजिबिलिटी क्या है मेरे यहाँ पे आने के लिए, कौन कौन से कॉलेज में इस साल लेके आ रहा हूँ, उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। वो ब्रोशर देखने के बाद जब आप उसमें रजिस्टर करते हैं तो सॉरी मैम, आई जस्ट फॉरगॉट योर क्वेश्चन मैम। हाँ, कोई नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे जो बच्चे पहले से प्रिपेयर होना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉमन है और पहले से आपको रेडी रखने चाहिए? बस, तो डॉक्यूमेंट का जो मैं आपको बता रहा था, डॉक्यूमेंट जो स्टेट डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही मांग लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होते हैं जब हमें कॉलेज मिल जाता है, अलॉट हो जाता है। तब भी हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं? जी हाँ मैम। आपको पूरे भारत देश में चाहे कोई भी काउंसलिंग हो, एट अ टाइम एक ही सीट मिलती है। आपके पास चॉइस नहीं होती कि ये या ये, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको उनको ओरिजिनल फॉर्मेट में जमा करने होते हैं, तभी आपका एडमिशन वहाँ माना जाता है। अगर आप किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट दिखाने में असमर्थ होते हैं जो आपने क्लेम कर रखा है रजिस्ट्रेशन के दौरान पे, और आप वहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो, तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल भी हो सकता है। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि तो अगर मान लो जैसे कोई भर रहा है और उसे थोड़ा सा अगर विसंगति कहते हैं हम उसको, अगर उसे थोड़ा सा एरर हो गया है डॉक्यूमेंट भरने में, तो क्या कोई ऐसा रिवर्स करने का कोई प्रोसेस है? मैम रिवर्स करने का प्रोसेस मैं अभी आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि रिवर्स करने का प्रोसेस या कुछ ऐसे रूल्स जो काउंसलिंग के उसी दौरान आते हैं जब ये प्रक्रिया चल रही होती है। लेकिन जो मैंने आपको जिक्र करा था ब्रोशर का, एक उनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर, उसके अंदर वो पहले ही सारी चीज़ें अपनी दे देते हैं कि बच्चा इसे पहले पढ़े थॉरली, उस हिसाब से अपनी कार्रवाई करे। तो आप याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई फॉल्स डिटेल देने की कोशिश ना करें। आपका डोमिसाइल है तो ही आप दीजिए, नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। कुछ स्टेट में वो डोमिसाइल आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है, किसी स्टेट में आपको वो रिवाइज करके नई डेट, फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर का डेटेड होना चाहिए।
मतलब मार्च 31 के बाद का। और बात रही बेसिक डॉक्यूमेंट्स की मैम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो सबके पास ही होने चाहिए, जो खासकर एमसीसी में चाहिए होते हैं, क्योंकि एमसीसी में आपसे किसी भी प्रकार का डोमिसाइल नहीं मांगा जाता, चाहे आपकी सीट नागालैंड में आए, चाहे आपकी सीट गुजरात में मिले, चाहे आपको कहीं भी मिले। लेकिन जब आप स्टेट काउंसलिंग में जाते हैं तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, तभी वो आपकी सीट मान्य होगी। ओके। तो अगर मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो मैम इसके अंदर अपने 10वीं 12वीं के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी सिद्ध होती है, फिर आपका नीट अलॉटमेंट लेटर जो बहुत ज़रूरी है, आपका स्कोर कार्ड जो आपका आता है, रैंक लेटर जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो आपका आपने जो नीट फॉर्म भरा था उसका अपना एडमिट कार्ड जो आता है जिसने आप एग्जाम सेंटर्स पे एंटर करा होगा। हाँ, बहुत बच्चे बोलते हैं वो हमारा जमा हो गया, तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके वो भी ले जा सकते हैं। ओके ओके। पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं कुछ जो आपको हमेशा रेडी रखनी होती है, 8 मिनिमम मांगी जाती हैं, बट ज़्यादा हो तो बेहतर है मैम। और उसके अलावा अगर आप कैटेगरी, हाँ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो आपको एक सेंट्रलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके एनेक्जर्स आते हैं, उनके ब्रोशर्स में उसकी फॉर्मेट दी होती है, आपको वहाँ से अपने ऑफिस में जाके, मजिस्ट्रेट ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस से जाके साइन स्टैंप लगवा के उसे जमा करना होता है जब आप अलॉटमेंट के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। जी जी। इसके अलावा अभिषेक जी, जैसे सीट आवंटन की हम बात करें, सीट अलॉटमेंट की हम बात करें, और इसके अलावा चॉइस फिलिंग की हम बात करें, तो जब ये सबसे पहले तो यही परत दर परत बात करते हैं कि सीट अलॉटमेंट कैसे होता है। मैम सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है वो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड है, क्योंकि आजकल सारी काउंसलिंग सारी ऑनलाइन हो चुकी है मैम। कहीं आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए नहीं जाना। कुछ स्टेट्स हैं जो किसी राउंड पे आने पे या शुरुआती तौर से ही वो ऑफलाइन करते हैं, बट 95% जो है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ओके ओके। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान पे आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन भरनी होती हैं। तब आपने बात करी चॉइसेस की मैम, चॉइसेस भरने के लिए हमारे पास बहुत कॉलेजेस हैं इंडिया में। तो चॉइस फिलिंग की मैं बात कर रही थी कि चॉइस फिलिंग क्या प्रक्रिया है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, और प्रायोरिटी जो है वो अगर कोई बच्चा है तो उसको किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग की प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, चॉइस फिलिंग जब नाम आता तो चॉइस फिलिंग से आप ये समझिए कि चॉइस फिलिंग करने के लिए आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने कॉलेज डाल सकते हैं। okay, अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास कि कहीं भी डाल सकते हैं आप? आपके पास अवेलेबल चॉइसेस दी जाती है। जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रैंक, कैटेगरी सब कुछ उठाता है। उस चीज़ को देखते हुए आपको अवेलेबल चॉइसेस देता है आपके पोर्टल में कि ये सारे कॉलेजेस MBBS BDS जो भी हैं सारे कॉलेजेस आप भर सकते हैं, लेकिन अपनी चॉइसेस के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कुछ चूज़ करने होते हैं। तो वो जो चूज़ करने होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 10 ही डाल पाएंगे या 50 ही डाल पाएंगे, जितने मर्जी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ओके, मतलब ये आपके ऊपर है। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ और है कि जैसे अगर कोई बच्चा है तो वो क्या मतलब सेंट्रल MCC और जो स्टेट काउंसलिंग है, क्या दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर हाँ। एक के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं जी हाँ, आपके पास दोनों में जाने के विकल्प हैं, तभी उसको सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड कर दिया। सेंट्रल का हक सबका है, सब जा सकते हैं। जैसे मैंने जिक्र करा उसमें डोमिसाइल नहीं मांगी जाती। आपका एडमिशन कहीं भी हो, सिर्फ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। अगर आप कोई सीट कास्ट कैटेगरी की बेसिस पे उठाते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, क्योंकि वो स्पेशल सीट आपको उसी कैटेगरी के लिए दी गई है। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, अनरिजर्व्ड बच्चे, उनको किसी प्रकार का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। बट OBC, SC, ST, PWD या फिर हम बोले EWS में जो आते हैं, चाहे वो जनरल EWS हो, OBC EWS हो, उनको अपने वो सर्टिफिकेट वहाँ देने पड़ते हैं। अगर वो देने में हम असमर्थ होते हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो उनका सीट अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है। ओके। अच्छा, जो OBC, SC, ST हैं, इन लोगों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को काउंसलिंग के लिए, और OBC और या NRI वाले जो इस श्रेणी में आते हैं, हाँ, उन लोगों को कैसे अपने लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? मैम, जहाँ बात आ जाती है कैटेगरी की, तो उसका मतलब हमारे लिए सीट कुछ स्पेशल रिजर्व्ड है, तो हम थोड़ा पॉजिटिव साइड पे चले जाते हैं कि ये जो सीट है इन पे हमारा ही हक है, तो हमें ही मिलेंगी। अच्छा, तो वो एक आपका पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है वहीं से। उसके बावजूद डिपेंडेंस की क्या मिलेगा क्या नहीं, तो इस साल की जो कट ऑफ का मैं बात करूँ, कट ऑफ का किसी को आइडिया नहीं रहता। वो जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आता है तो आप हाँ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल क्या जा सकती है, लेकिन अगर आप कट ऑफ देख के अपनी चॉइस फिलिंग करना चाहेंगे तो आप पिछले सालों के अनुमान से ही अपनी चॉइस फिलिंग करें।
ओके अच्छा, अगर राउंड्स की हम बात करें तो कितने राउंड्स में ये प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया? जी। और अगर मतलब अगर मान लो कोई सेकंड राउंड में है, सेकंड राउंड में है और उसको उसके बाद में अपनी सीट अपग्रेड करनी है, तो क्या ऐसा होता है? सबसे पहले तो हम राउंड की बात करते हैं। जी मैम, मैं इसको एक बार शुरुआत से बता देता हूँ कि कोई कुछ मिस ना करे। हाँ हाँ। तो सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग की डेट्स आती हैं, चॉइस फिलिंग का शेड्यूल आता है, उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी आप चॉइसेस भरते हैं। उसके लिए भी आपको कुछ दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आपको भरनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा 10 ही भरेगा या कोई बच्चा 300 ना भरे, चॉइसेस पे डिपेंड है। तो 300 चॉइसेस एक दिन में भरना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए भी आपको टाइम मिलता है। वो प्रक्रिया जैसे ही आपने चॉइसेस भरी, आप सेटिस्फाई हैं, उनको लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट राउंड जो आता है उसके रिजल्ट में तकरीबन हर स्टेट और सेंट्रलाइज काउंसलिंग में आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है। तो आप वहाँ से उसको, अगर अलॉटमेंट है, आप उससे ना खुश हैं या किसी कारणवश आप उसको नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो आप छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं अपने आप, वो फ्री एग्जिट होता है। अच्छा, अगर आपको पसंद ही नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं, आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में ही कॉलेज मिल गया और आप उसको अपग्रेड चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। आप उसके लिए कॉलेज में जाएंगे, फिजिकली वहाँ रिपोर्ट करेंगे, 1 साल की ट्यूशन फी देंगे और वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और वहीं अथॉरिटी को बताया जाता है कि साहब मुझे सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना है, मैं बेहतरी की तरफ जाना चाहता हूँ। तो उस दौरान आपका वो जो कॉलेज जिसमें आप मौजूद खड़े हैं वो तो सेफ हो गया, चाहे आपको सेकंड राउंड में कुछ मिले चाहे ना मिले, ये तो रहेगा। लेकिन आप सेकंड राउंड की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर जब सेकंड राउंड में आते हैं तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर से आप अपनी चॉइसेस को ऊपर नीचे करके या नई डालना चाहते हैं, पुरानी घटाना चाहते हैं, एक नई चॉइस फिलिंग देते हैं, रिजल्ट आता है, अपग्रेड होके कुछ आपको मिल जाता है दूसरे राउंड में, तो आपके पास वो अलॉटमेंट है, पिछली कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, ओके ओके। अब उस दौरान आपको पिछले कॉलेज में जाना है, वहाँ से अपनी फीस निकालनी है, डॉक्यूमेंट निकालने हैं, रिलीविंग लेटर लेना है और जो दूसरे राउंड में कॉलेज मिला उसको जाके दे देनी है। इस केस में वो पुराना कैंसिल हो गया, अब आपके पास नया कॉलेज है। अब इसको लेने के बाद फिर से आप एक अपग्रेडेशन मांग सकते हैं कि अब मुझे साहब थर्ड राउंड में जाना है बेहतरी के लिए। तो ये नॉर्मली कितने राउंड होते हैं इनके? मैम राउंड्स का बताऊं तो ऑफिशियल राउंड्स 4 होते हैं। हाँ, इस बार कितने राउंड है? मैम हर साल 4 राउंड्स हो रहे हैं। ओके। 1 2 3 इनका नाम भी यही है और चौथे को बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये क्या होता है? मैम ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है चौथा राउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल राउंड भी होता है, रिस्की भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये सबके लिए नहीं होता। स्टे वैकेंसी राउंड में वही बच्चे जाते हैं जिनके पास आज तक कोई सीट नहीं है, या फिर जिनको सीट पहले राउंड में मिली थी और उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद वो काउंसलिंग में ही नहीं बैठे, उन्होंने चॉइसेस ही नहीं भरी, वो जा सकते हैं। या जिसने आज से पहले MCCA में रजिस्टर ही नहीं कर रखा तो वो सीधा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये वाले पे बात मैं बताऊंगा मैम, फिर से बहुत बड़ा प्रोसेस है। हर स्टेट अपना एक रूल अलग कहता है। MCC कहता है कि आप किसी भी राउंड में आके फ्रेश रजिस्टर कर लो, लेकिन कोई स्टेट एक बार ही रजिस्ट्रेशन करा देता है, कोई स्टेट एक बार ही चॉइस फिलिंग करवाएगा। कर्नाटका में एक टाइम ही आपने जो चॉइसेस भर दिया आप उनको छेड़ नहीं सकते। फर्स्ट राउंड भी उसी से मिलेगा, सेकंड राउंड भी वही कंसिडर की जाएंगी, थर्ड में भी वही कंसिडर की जाएंगी। वहाँ पे थर्ड राउंड को मॉपअप बोल देते हैं। लेकिन अगर MCC की अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि वो मेन काउंसलिंग है, उसके 4 राउंड होते हैं, 1 2 3। पहले में अपग्रेडेशन मांग सकते हैं, दूसरे में अपग्रेडेशन मांग सकते हैं, तीसरे में जो मिलेगा वो हमको लेके रहना पड़ेगा। लेकिन आज तक आपके पास कोई सीट नहीं है तो आप चौथे राउंड में जा रहे हैं स्ट्रे में। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप कोई भी कॉलेज भरते हैं, अगर वो मिल जाता है उसके बाद आप मना करते हैं उसमें रिपोर्ट करने से या वहाँ जाने से, तो आपके पेनल्टी अलग है मैम। पेनल्टी की भी चार्जेस हैं? आपके जो 2 लाख सिक्योरिटी जो वो नहीं मिलेगा आपको, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। प्लस बच्चा अगले साल आने वाले 1 साल तक नीट का एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। तो स्ट्रे राउंड में जाने से बचना होता है। अगर हमारे पास सीट नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें जाना ही है, तो पहले हम सीट मैट्रिक्स के हिसाब से कॉलेज देखते हैं। वो कॉलेज आपको बताए जाते हैं या आप खुद से देख सकते हैं, उस हिसाब से आप उनके लिए इंटरेस्टेड हैं तो ही भरिए, क्योंकि भर दिए और निकल आया तो आपको मैंडेटरी वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं करते तो 2 लाख का नुकसान और दूसरा अगले साल पेपर नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आपने जैसे बताया कि पहला तो ये हो गया कि रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर चॉइस फिलिंग वगैरह आई, फिर उसके बाद का प्रोसेस फिर क्या है? मैम उसके राउंड जैसे मैंने आपको बताया, चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसको लॉक करते हैं। जब आप सेटिस्फाई हैं कि जी मेरे 10 कॉलेज मैंने इस तरीके से लगाए हैं, इसमें मुझे मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। जैसे आप वहाँ पे जाते हैं, रिजल्ट आता है, आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने कहा था आपको अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए होगा। तो जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तो MCC की वेबसाइट के ऊपर आपके पोर्टल के अंदर ही वो अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, वो आपको डाउनलोड करना है।
उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, रोल नंबर, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उसकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, इस तरीके की डिटेल्स उसमें दी जाती हैं। वो अलॉटमेंट लेटर लेके आपको कॉलेज पहुंचना होता है। ओके। कि साहब मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपकी फ़ीस है और मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं अपग्रेडेशन मांगता हूँ। ठीक है। तो आप अपने आप सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं। ठीक फिर है। जब सेकंड राउंड आता है सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अपनी अपग्रेडेशन जो आप चाहते हैं उससे बेहतरी की तरफ जाना, वो वाले कॉलेजेस भरते हुए उन कॉलेज को भरते हैं, लॉक करते हैं, रिजल्ट आएगा, सेम प्रक्रिया में ओके। वापस उस कॉलेज में जाना है। लेकिन पहले तो आप डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं पहले राउंड वाले कॉलेज में, तो आपको पहले राउंड वाले कॉलेज में पहुंचना है जो पहले मिला था, वहां से फीस लें, डॉक्यूमेंट लें, एक रिलीविंग लेटर लें उसके बाद नए कॉलेज में अपग्रेडेशन के जाएं। लिए। हाँ मैम, क्योंकि कुछ पेरेंट्स या बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, मान लो कोई डीम्ड में जा रहा है, उस डीम्ड कॉलेज की फीस 20 लाख है, अब राउंड 1 में उसे एक डीम मिला 20 लाख का, उसने वहां 20 लाख दे रखे हैं, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ना सेकंड राउंड में 20 लाख कहाँ से लाएगा। तो एक तो वो मनी की बात होगी, और मेन पॉइंट क्या, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो हमें रिपोर्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो हमने किसी और को दे रखे हैं, तो वहां से उनको लाना भी तो जरूरी है। तो वहां से लाएंगे तो दूसरे वाले को देंगे, देने के बाद आप अपग्रेडेशन मांग सकते हैं, पर अपग्रेडेशन सिर्फ पहले और दूसरे राउंड में मांगी जा सकती है। थर्ड राउंड में जो आपको मिलेगा उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। अच्छा अभिषेक जी, जैसे एक बच्चा अगर है और वो अपनी चॉइस फिलिंग कर रहा है, तो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उसकी इमेज, उसकी लोकेशन, उसकी हॉस्टल, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लैब्स, उसकी चीज़ें, जो भी ये सारे फैक्टर्स हैं वो कितना इफ़ेक्ट करते हैं या कितना महत्व रखते हैं। तो क्या जब हम ये सब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो क्या हमें एक्सपर्ट की सच में एक गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल मैं इस पे एग्री करूँगा पूरा, क्योंकि ऐसा होता है जब हम चॉइस फिलिंग करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत 300, 400, 500 कॉलेजेस की चॉइस भी आ सकती है आगे, जितने भी पार्टिसिपेट करें, उसमें से छांटना कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है। अब आपने एक बात करी थी कि कॉलेज की लोकेशन, तो कॉलेज की लोकेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होती मैम, उससे आपके 2 पॉइंट सिद्ध होते हैं। एक तो बच्चे की कंफर्ट, प्लस हम अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ मेडिकल कॉलेज का, तो मेडिकल कॉलेज में हमें ज़रूरत क्या है, एक्सपोजर की। एक्सपोजर मिलेगा जितने वहाँ पे पेशेंट्स होंगे, तो कॉलेज कहीं ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पेशेंट भी आ रहे हैं। अगर एक कॉलेज बहुत अलग लोकेशन पे जहाँ पेशेंटों को भी पहुँचना मुश्किल है, या उनको बहुत एक खर्चा करके वहाँ पहुँचना पड़ रहा है, तो वो उस हॉस्पिटल में आना प्रेफर नहीं करेगा, तो वहाँ पे पेशेंट फॉल, थोड़ा फुटफॉल कम हो जाता है। तो इसलिए लोकेशन दोनों के लिए, हमारे लिए भी, हम पढ़ने जा रहे हैं, और जिनको हमें जिनका इलाज करना है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके दोनों फैक्टर को आगे करता है कि वहाँ पे पेशेंट फ्लो भी बढ़ा हुआ दिखेगा अगर अच्छी लोकेशन पे है, और प्लस आपका आना जाना और आपकी कनेक्टिविटी भी सही रहेगी। हॉस्टल्स तकरीबन हर कॉलेज के पास एक हॉस्टल है, क्योंकि एक हर कॉलेज को जो मान्यता मिलती है वो सारी छोटी छोटी चीज़ों देखने के बाद मिलती है। हाँ, कुछ कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं काफ़ी पुराने चलते हुए आ रहे हैं, हाँ उनकी कंडीशंस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि बिल्डिंग आपको टॉप नॉच या आज के लेवल की ना मिले, लेकिन हाँ बेसिक फैसिलिटीज़ उनके पास होती हैं। हाँ, अगर पढ़ाई की बात करें, लैब्स, कैडेवर होना वो बहुत ज़रूरी। एक कैडेवर होगा, बच्चे 100 हैं तो नहीं बात बनेगी मैम। तो कैडेवर की रेशो देखना कि एक बच्चे पे कितना कैडेवर आ रहा है, कितना वो एनाटॉमी वहाँ सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा, वो सारी चीज़ें देखना। प्लस फी स्ट्रक्चर एक कंसिड्रेशन है मैम, कि अगर बच्चा प्राइवेट या डीम के लिए जा रहा है तो आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है, या उस कॉलेज में उतना देने के बाद वर्थ इट है पढ़ना, वो मेन सवाल है। हम पुश करके फीस दे भी देंगे, लेकिन क्या वहाँ पढ़ना वर्थ इट है, क्या हमें वहाँ उस तरीके का पेशेंट फ्लो मिल रहा है, क्या वहाँ पे लैब्स इक्विप्ड हैं कि हमें कैडेवर का वहाँ पे एक्सपोजर मिले, या हम कोई स्पेसिमेंस वहाँ देखना चाहते हैं तो वो देखें। तो वो सारी चीज़ें मैम MBBS करते टाइम मायने रखती हैं, और जो ज़रूरी भी हैं देखना। अगर आपने बात करी किसी की हेल्प या एक्सपर्ट क्या गाइडेंस, हाँ यस, एक्सपर्ट्स आपका क्या करते हैं, कहाँ हम वहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि सभी कॉलेजेस में ना आप विजिट कर पाएंगे, ना आप पर्सनली देख पाएंगे। अब एक्सपर्ट्स क्या हैं, अपनी जो भी उनकी क्षमता होती है उस हिसाब से पुराने डेटा इकट्ठे करना, जो उनकी एलमनाइज होती हैं, जिनके एडमिशन्स होते हैं, उनसे बातचीत करके एक रिव्यू निकालना। क्योंकि कॉलेजेस अपने बारे में मैम कोई नहीं बताएगा कि मेरे पास ये कमी है या ये नहीं है। जो उसकी मेन चीज़ है वो वहाँ पे पढ़ने वाला ही बता सकता है कि मुझे किस तरीके की एजुकेशन मिल रही है, कि पेशेंट सच में हैं भी या नहीं है, या सिर्फ वो वेबसाइट्स या यूट्यूब वीडियोस में है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक अंदर पता होना चाहिए इनसाइट ऑफ द कॉलेज, उसमें एक्सपर्ट आपको चाहिए होता है जो आपको बता सके, या फिर आपकी थॉट में एक और थॉट ऐड कर सके, तो आपकी सोच में
सोचने में आपको आसानी हो सकती है। तो आप चॉइस फिलिंग आपकी वहाँ नैरो होती चली जाती है, तो वहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग बनाने में वो हेल्प कर सकते हैं आपको। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हम जो है यानी कि करियर्स 360 जिसमें अभिषेक जी भी हमारे साथ हैं, जो कि एक काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, जो बच्चों की जो है वो हेल्प करते हैं। तो जो भी बच्चे जो है काउंसलिंग के लिए, नीट की काउंसलिंग के लिए मदद लेना चाहते हैं या जिनको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप जाके, मैं लिंक आपके नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि एक्सपर्ट गाइडेंस, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, चॉइस फिलिंग के टाइम, उनका डेटा देखने के टाइम और आपको गाइड करने के लिए कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा आपके बजट के अकॉर्डिंग बेहतर रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक्सपर्ट ही आपको गाइड कर सकता है। तो हम यानी कि करियर्स 360 जो है वो काउंसलिंग की जो सुविधा है वो प्रदान करता है। तो आप लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे विजिट कर सकते हैं और लिंक से जो है आप वहाँ पे साइन अप वगैरह कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मदद है वो काफ़ी हद तक हो जाएगी और जो है आपका जो भी सपने हैं वो साकार करने में आपकी मदद हो जाएगी। अच्छा अभिषेक जी, हम जैसे अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो हम बात कर रहे थे लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस और इन सब चीज़ों की। अब बात करते हैं गलतियों की। हमें किन किन गलतियों से जो है वो बचना चाहिए एज अ काउंसलिंग प्रक्रिया में? कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जी, और उनको किस तरीके से हम बच सकते हैं उनसे? मैम ये बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था काउंसलिंग दिन पे दिन वो बेचिता होती है, वो पेचीदा थोड़ी सी होती जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन होती रह रही हैं। सबसे मेन आपको मैंने बताया, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो सिक्योरिटी का मैंने क्या जवाब दिया था कि वो एक जगह उसको फुल स्टॉप देने के लिए दिया गया है कि बच्चा उस नुकसान से डरे तो वो सीट को ब्लॉक करे या आने वाली सीट को बहुत सोच समझ के चूज़ करे। तो उन सब चीज़ों से बचना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टेट काउंसलिंग में जाते हैं तो वहाँ भी तकरीबन 1 लाख या 2 लाख के आसपास आपकी सिक्योरिटी आती है। अगर आप एमसीसी में डीम्ड लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप 2 लाख देंगे। तो इस प्रकार से आप कहाँ 2 लाख रुपए दें, तो वो एक एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि आपके चांसेस कौन से स्टेट में ज़्यादा हैं या कौन से कॉलेज की तरफ आपको जाना है। तो वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे आपका वो पैसा बच सकता है। प्लस चलो आप पैसा भी एक बार को लगा देते हैं, पैसा एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, बट उसमें आता है कि कॉलेज सिलेक्शन। अब आपने 3-4 जगह रजिस्टर करा हुआ है, आपका चारों जगह कॉलेज निकल के आता, तो उसको सेलेक्ट करना कि अब इनमें से कौन सा लेना है और कौन से राउंड में उसको छोड़ना है कि मेरी सिक्योरिटी भी बच जाए और एक मुझे बेहतर कॉलेज भी मिल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल दूँ तो फर्स्ट राउंड में मैंने जिक्र किया था, फ्री एग्जिट है, आप वहाँ पे आपका पैसा भी सेफ है और आप दूसरे राउंड में भी चले जाते हो। लेकिन जैसे आप दूसरे राउंड में एंटर करते हो, कॉलेज नहीं रिपोर्ट करोगे तो पैसा भी जाएगा और आगे वाले राउंड की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। तो वहाँ से बचने के लिए एक्सपर्ट आपको बताता है कि कौन से राउंड में आपको जाना चाहिए। जा रहे हैं तो उसकी चॉइस फिलिंग कितने लेवल तक करनी चाहिए, कितने कॉलेज डालें कि वो वर्थ इट है, कि अगर 2 लाख रुपए खो भी रहे हैं तो क्या वो वर्थ इट है कि नहीं। तो उतनी चॉइस फिलिंग, उतने कॉलेजेस उस हिसाब से, और चूज़ करने में हेल्प करता है कि ये स्टेट में ये मिला है और इसमें ये मिला है तो कौन सा आप लीजिए। तो वहाँ पे उस तरीके की आपको हेल्प होती है कि राउंड्स के बीच में से गुजरना और जहाँ पे हमारे 4 फीचर से बचना सिक्योरिटी डिपॉजिट के, वो ज़रूरी है। और उसके बाद फीस, कहीं आप फीस का डिमांड ड्राफ्ट दे के आ चुके हैं और फिर वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी जगह अच्छा कॉलेज निकल जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा निराशा का एक कारण बन जाता है बच्चों और पेरेंट्स के लिए। अच्छा, तो मान लीजिए चॉइस फिलिंग हो गई, राउंड्स हो गए, फिर उसके बाद क्या है? चॉइस फिलिंग राउंड्स के बाद मैंने कहा मैम रिपोर्टिंग आप करते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब होता है, हाँ, रिपोर्टिंग मतलब फिजिकली कॉलेज में बच्चे को और उसके पेरेंट गार्जियन को वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा, जब वो डॉक्यूमेंट शो करते हैं वहाँ वेरीफाई होते हैं, उसके बाद वहाँ पे आपका एडमिशन आपको दे दिया जाता है। ओके। लेकिन आपको क्लास नहीं ज्वाइन करनी होती। अच्छा, जब तक पूरा काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आपको क्लास नहीं, क्योंकि आपने एक तो अपग्रेडेशन मांग लिया है, और अगर आप क्लोज भी करके आ रहे हैं एडमिशन की मुझे पसंद है यहाँ से आगे नहीं जाना, तब भी आपको बाद में ही वह बुलाया जाता है। तो ये कितने दिन बाद का होता है, मतलब लगभग? मैम ये डिपेंड करेगा पूरा शेड्यूल के ऊपर। ओके। 10 से 15 दिन मिनिमम एक राउंड चलता है। चॉइस फिलिंग के लिए 3-4 दिन, 2-3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद 7 से 8 दिन उनको रिपोर्टिंग के लिए दिए जाते हैं कि कोई बच्चा जम्मू कश्मीर का है, कॉलेज मिला कर्नाटका में, तो उसको अपना ट्रैवल भी प्लान करना है, उसलिए रिपोर्टिंग के लिए भी टाइम दिया जाता है। तो ये रिजल्ट किधर आता है? मैम रिजल्ट आएगा आपके पोर्टल्स पे। पोर्टल का मतलब होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है,
उसी को यूज़ करते हुए आपको अपने पोर्टल में लॉगिन करके चॉइसेस भरनी है, लॉक करनी है और फिर अपना वेट करना है रिजल्ट का। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा, किसी का पब्लिकली आता है, सीधा आप नोटिस पे क्लिक कीजिए, आपको पूरे बच्चों का रिजल्ट दिख जाएगा। किसी स्टेट में आपके पर्सनल पोर्टल पे सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है कि रिजल्ट हैज़ बीन आउट, यू कैन चेक ऑन योर पोर्टल। तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपका ये रोल नंबर था, आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको ये मिला गया है, इतने से इतने तारीख को वहाँ पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचना है या अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ लगेंगे उनके साथ वहाँ पहुँच के रिपोर्ट करना है। ओके और ये तो हो गई कि स्टूडेंट्स के लिए बात। आपने बोला कि जैसे पेरेंट्स को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, तो पेरेंट्स भी, क्या पेरेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा है कि उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ मैम, पेरेंट्स का रोल मैं इसलिए बोलूँगा, चलो एक तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो बच्चों ने सिर्फ अभी 12th की है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ ट्रैवलिंग या फिर अकेले जाने में, इसलिए पेरेंट गार्जियन होना ज़रूरी है। दूसरा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ बॉन्ड लगता है कि जहाँ पे अपने आपको मेडिकल डिग्री ख़त्म करने के बाद सेवा में जाना पड़ता है उस स्टेट की। तो आपको कुछ सालों के लिए, हर स्टेट का अलग रूल है, कोई 1 साल कराता है, कोई 3 साल, कोई 2 साल। तो वो सेवा के लिए वहाँ पे एक पत्र आपसे साइन किया जाता है एफिडेविट पे, तो उसके लिए गार्जियन का होना ज़रूरी है। कुछ प्राइवेट कॉलेजों में बैंक गारंटी नाम की एक चीज़ होती है कि अगर आप हमारी सीट लेने के बाद भी छोड़ देंगे तो आपको इतना पैसा हमको देना पड़ेगा, तो उससे भी हमें बचना होता है। तो उसके लिए पेरेंट्स वहाँ नीडेड होते हैं, क्योंकि बैंक गारंटी बच्चा नहीं दे सकता, ही इज़ नॉट अर्निंग। तो वहाँ पे पेरेंट वो साइन करते हैं कि जी मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूँ कि बच्चा सीट छोड़ता है या ये बॉन्ड नहीं पूरा करके देता तो मैं इतने पैसे देने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो मतलब ये हुआ कि जो भी नीट का जिनका रिज़ल्ट आया है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद आपको कहीं भी पता नहीं चलेंगी, और हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बच्चों के साथ साथ आपको भी ध्यान रखने होंगे। और जैसे हमने मोस्टली सभी मुद्दों पे हमने बात कर ली है। आपकी, जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं, आप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, तो क्या कुछ आपकी जो भी आपने प्रोसेस बताया, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी पर्सनल क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मतलब कभी कुछ ऐसा हुआ है कि सीट अपग्रेड करानी पड़ी है, या कुछ आपके कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं? क्योंकि मतलब एज एन एक्सपर्ट आपको जो डेली है वो कई बच्चों के साथ आपकी डील होती है, बातें होती हैं, तो क्या कुछ ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें आपको बहुत पेचीदा लगा हो, और किस तरीके से फिर आपने उसको ओवरकम किया? जी हाँ, तो ताकि जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी समझ जाएं कि जो गाइडेंस है वो कितनी ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। नहीं मैम, बिल्कुल सही सवाल है, और इसको अगर मैं अपनी निजी ज़िंदगी के साथ जोड़ता हूँ तो जब मैंने अपनी 12वीं पास करी तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा था कि मेरे को किस तरीके से जाना चाहिए। ऑल्दो हमारे टाइम पे इस तरीके की काउंसलिंग नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कोई गाइडेंस के लिए नहीं था, हमें सब काम खुद ही करना पड़ता था। क्या कॉलेज चाहिए या फिर कौन सी ब्रांच चाहिए, पीजी कर रहे हैं तो उसमें हमें खुद ही सोचना था। बट आज की डेट में आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सारा इतना क्लियर सिस्टम बन चुका है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको कहीं जाने की या कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस उसके लिए हमने एक जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें आपको काउंसलर्स हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कहाँ से बनेंगे। मेन सवाल ये भी आता है कि जी बनवा तो लेंगे पर कहाँ जाना है इनको बनवाने के लिए, तो उसके लिए वो आपको गाइड करते हैं कि आपको इस ऑफिस से बनना है या वैसे बनेगा, इस तारीख की मोहर चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें होगी। हाँ, अगर मैं अपने काउंसलिंग करियर के बारे में बात करूँ और उसमें बच्चों की बात करूँ तो हाँ, मतलब जैसे कोई मिस्टेक्स होती हैं मैम, कि कोई कुछ ऐसा केस आया हो किसी बच्चे का, मतलब कुछ ऐसा केस आपको याद हो जो आप साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ बच्चे थे जो हमारे पास लेट आते हैं, तो उनका कारण क्या होता है कि सर मैं अपडेट देखना भूल गया या मैं चेक नहीं कर पाया और मुझसे मेरा पहला राउंड मिस हो गया, अब मेरे पास बचे ही 2 राउंड है तो क्या मुझे उसमें सीट मिलेगी? तो वहाँ पे वो पैनिक करते हैं। ऑल्दो रैंक के हिसाब से मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन उनका एक मौका उन्होंने खो दिया राउंड 1। तो एक ऐसी मिस्टेक कि आपको अपडेट सारी पता होनी चाहिए कि किसकी काउंसलिंग कब खुल रही है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, चॉइस फिलिंग कब करनी है, तो वो सारी अपडेट्स ना मिस हों। दूसरा एक है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपके यूज़र नेम पासवर्ड का मैंने जिक्र करा था, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपको ज़रूर याद रहने चाहिए, या उनको उस तरीके से बनाएं कि आपको याद रहें। क्योंकि मेरे एक एक्सपीरियंस में ऐसा था कि एक बच्चा लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग अपना पासवर्ड भूल गया था, फिर तो वो अपने राउंड की चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया, उसको पोर्टल ही नहीं खोल पाया।
तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो उसकी फिर एक अलग होता है, आप उनको ऑफिशियल मेल करेंगे, फिर वो रीसेट होगा, रिफ्रेश होकर नया पासवर्ड मिलेगा, और लास्ट टाइम पे तो वेस्ट फिर होता है। टाइम भी नहीं रहा, टाइम वेस्ट होता है, बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उन सब चीज़ों के लिए पहले ही हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है कि पहले आपको काउंसलर्स बता दें कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं पुरानी ईयर्स का डेटा देखते हुए। अब इन कॉलेजों में कौन कौन सा कॉलेज जो डिजर्विंग है आपकी रैंक के लिए, आपको इसमें जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी और नैरो करने के लिए आपकी प्रेफरेंसेस नोट की जाती हैं कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हैं। क्या पता कोई बच्चा जम्मू कश्मीर जाने के लिए कंफर्टेबल ना हो या नागालैंड जाने कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस में देखा है मैम, मदर्स आर सो अटैच्ड कि दे डोंट वांट टू सेंड देयर चाइल्ड आउटसाइड देयर स्टेट, तो वो चाहती यहीं मिले, लेकिन हमें उनको अपनी सलाह देते हुए कहना पड़ता है कि हमारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम आगे थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। और उन बच्चों को सीट्स मिली हैं और आज की डेट में वो खुश हैं मैम। आप हमारे रिव्यूज़ जाके चेक करेंगे, हमारी वेबसाइट पे आपको ऐसे रिव्यूज़ मिलेंगे कि जिनको उम्मीद नहीं थी उनके पास भी आज की डेट में कॉलेज है और दे आर थैंकफुल टू अस, राइट। मेहनत सारी उनकी थी, बस हमने क्या करा, एक पाथ दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। जी अच्छा, इन द लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने एक्सेप्शंस की बात करी, कुछ हम बात कर रहे थे राउंड्स में, एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे राउंड्स की, तो एक बारी मैं चाह रही हूँ कि आप एक्सेप्शंस का भी बता दें ताकि मतलब फिर बाद में कोई कन्फ्यूजन ना बचे। हाँ मैम, एक्सेप्शंस का ऐसा होता है कि हर राउंड में जैसे हमने रूल्स डिस्कस करे कि आप पहले में अपग्रेडेशन ले सकते हैं, दूसरे में ले सकते हैं, तीसरे में नहीं, स्ट्रे में कौन जाएगा। जैसे स्ट्रे के बाद भी एक था स्ट्रे के राउंड मैम, जैसे पिछले साल क्या हुआ था, स्पेशल स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे राउंड 2, 3 भी आए थे कहीं कहीं। तो वो किस कंडीशन में आते हैं, 4 राउंड ऑफिशियल होते हैं, 4 के बाद अगर कोई राउंड आएगा तो किस कंडीशन में आएगा, चाहे तो कोई नई सीट ऐड हो रही होगी किसी कॉलेज में या कोई नया कॉलेज ही आ रहा होगा उस टाइम पे, उसको परमिशन मिलती है तो वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में चेंज हो जाता है, तो उसका नाम एमसीसी या स्टेट काउंसलिंग घोषित करती है कि भाई इस बार ये वाला कॉलेज भी आप अपनी चॉइस में डाल सकते हो। तब उस कॉलेज की सीटें भरवाने के लिए वो स्पेशल स्ट्रे राउंड किए जाते हैं। एक तो ये, लेकिन रूल्स जो मैंने बताए वो आपके चौथे राउंड से लागू हो जाते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड से वही बच्चा जाएगा जिसके पास कोई सीट नहीं है, तो वही आगे बढ़ेगा। राउंड 3 तक आप अपग्रेड लीजिए, आगे बढ़िए और तीसरे राउंड तक जो मिला उसके साथ सेटिस्फाई रहिए, तो वो एक कंडीशन है। प्लस बात रही थी चॉइस फिलिंग की, सो मैंने कहा एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग या कुछ स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही हैं कि जो हर राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका देते हैं। लेकिन कुछ स्टेट हैं जहाँ पे आपको वन टाइम चॉइस फिलिंग होती है। एक बार जो आप चॉइसेस भर दोगे, जो आपको मिलेगा, अपग्रेडेशन तो होगा लेकिन उससे ऊपर वालों में होगा। आप उनको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे दूसरे राउंड में। नीचे वाले अपने आप डिलीट हो जाएंगे, जो आपको मिला उससे ऊपर वाली चॉइसेस रह जाएंगी सेकंड राउंड के लिए, उनमें से कुछ आपको मिलेगा। ओके, तो इन द लास्ट आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बस यही है कि अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो कोई भी किसी प्रकार की अपडेट मिस ना करें। मेन कॉज क्या होता है एडमिशन कैंसिल होने का, कि जिस चीज़ को हम कमिट करते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कि हम ये कोटा कैरी करते हैं, ये स्पेशल रिजर्वेशन कैरी करते हैं, उसके सारे दस्तावेज़ आपके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में सही मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अगर वह आप दिखाने में असमर्थ होते हैं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभिषेक जी, कुछ ऐसे जो है वो फेक न्यूज़ वगैरह भी आती है कि कुछ लोग जैसे कई खबरें मैंने पढ़ी, उसमें था कि कुछ लोग जो हैं वो फेक अपना एजेंडा चला रहे थे और वो कि 40 लाख में सीट पक्की हो जाएगी, इतने लाख में पक्की हो जाएगी, तो इन चीज़ों से कैसे बचना है? मैम, यही मिडलमैनशिप बंद करने के लिए सरकार ने शायद ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। जब हम कहते हैं कि एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, तो मतलब उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो सिर्फ आपको एक झांसा देने के लिए कि ठीक है आप हमें इतना एक टोकन अमाउंट दे दीजिए। मेरे पास आते हैं मैम, एक्सपीरियंस के हिसाब मेरे पास आते हैं केस कि सर वो मुझे आदमी ऐसा बोल रहा है, तो मैं क्या उस पर बात पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज आप टोकन अमाउंट वो ले लेंगे आपसे। अब एनआरआई की कुछ सीट्स होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं मैम, थर्ड राउंड तक जाते जाते या स्ट्रे में कभी ऐसा कुछ होता है कि कोई एनआरआई वाला वहाँ पे आता ही नहीं है या किसी ने सीट नहीं भरी होती, तो कन्वर्ट हो जाती है वो सीट मैट्रिक्स के अंदर, तो वो जनरल कैटेगरी वाले को मिल जाती है, या फिर वो एसटी को मिलेगी, फिर एससी को मिलेगी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी तक, जनरल तक आती है। तो वो उस सीट पे वो कहीं ना कहीं खेलते हैं कि एनआरआई की कुछ सीटें जो हैं अगर कोई नहीं आया तो आपको दिला देंगे। तो उस बात पे आप ध्यान नहीं करते कि कोई नहीं आया तो, अगर कोई आ गया तो वो सीट आपको नहीं दिला पाएंगे। तो ऐसे सोर्सेज पे आप रिलाय ना कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो, सब ने अपनी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इसलिए की गई है कि ये जो चीज़ है डोनेशन वाली या फिर अपनी मिडिलमैन में फंसने वाली,
ये आप इन चीज़ों से बचे। तो आई होप जो ये वीडियो थी वो आपके लिए बहुत जो है वो यूज़फुल होने वाली है। जो भी बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग में बैठने वाले हैं और जो कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूजन है जिनको, उनके लिए ये जो वीडियो है वो एक वन मैन आर्मी की तरह काम करने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो को देख के आप हर एक लेवल पे जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाली है। और थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक आर्या, आपने जो है वो इस वीडियो के लिए सहयोग किया, और जो बच्चे हैं उनकी एक तरीके से बहुत ज़्यादा मदद होगी, उनको जो है वो सही डायरेक्शन मिलेगा। तो और भी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।